यूं तो आधुनिक ओलंपिक खेल हैरत अंगेज खेल कारनामों के गवाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन ओलंपिक खेलों में धोखाधड़ी स्कैंडल्स, प्रतिबंधित दवाओं, राजनीतिक विरोध और हिंसा का भी बोलबाला रहा है। वर्ष 1896 में एथेंस, ग्रीस में हुए पहले ओलंपिक खेलों में सिर्फ पुरुषों ने भाग लिया था। इनमें से अधिकतर ग्रीक थे या उन दिनों ग्रीस की यात्रा पर आए हुए थे। डेविड गोल्डब्लेट अपनी किताब द गेम्स में लिखते हैं, 1900 के पेरिस खेल मध्य मई से लेकर अक्टूबर के अंत तक यानी 3.5 महीने चले थे। इन खेलों में न तो कोई उद्घाटन समारोह और न ही समापन समारोह हुआ था। और तो और विजेताओं को कोई पदक भी नहीं दिए गए थे। तैराकी की स्पर्धा सीन नदी के गंदे पानी में कराई गई थी। अगले कुछ ओलंपिक खेल भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थे, जो कई महीनों तक चलते थे। 1904 के ओलंपिक खेलों में अमेरिका के फ्रेड लॉर्स ने कड़ी गर्मी और धूल भरी सड़कों पर दौड़ते हुए मैराथन दौड़ जीती थी। बाद में पता चला कि उन्होंने दौड़ के बीच में कुछ दूरी के लिए अपने ट्रेनर की कार में लिफ्ट ली थी। उनको पदक दिया ही जाने वाला था कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने कार में लिफ्ट ली थी। बाद में यह पदक थॉमस हिक्स को दिया गया। लंदन में हुए 1908 के ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ को इसलिए 1 किलोमीटर लंबा कर दिया गया ताकि राजघराने के सदस्य विंडसर कासिल के अंदर बैठकर इस दौड़ को देख सके। पहले ओलंपिक खेलों में किसी महिला ने भाग नहीं लिया था। पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिलाएं प्रतियोगी के रूप में देखी गई थी, लेकिन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक तक उन्हें एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स में भाग लेने की मनाही थी। 1928 के ओलंपिक खेलों में जब 800 मीटर की दौड़ में कई महिला एथलीट दौड़ पूरी न कर ट्रैक पर ही गिर गईं, तो उनके 200 मीटर से ज्यादा की दौड़ों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कि 1960 के रोम ओलंपिक तक जारी रहा। कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इस बात पर जोर देती रही कि खिलाड़ियों को इन खेलों से पैसा नहीं कमाना चाहिए। 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में अमेरिकी धावक जिम थॉर्प से पेंटाथलन और डिकैथलन में जीते गए स्वर्ण पदक छीन लिए गए, जब ये पता चला कि उन्हें एक बार बेसबॉल खेलने के लिए एक मामूली रकम दी गई थी। 70 वर्ष बाद 1982 में कहीं जाकर जिम थॉर्प के परिवार को वो पदक वापस किए गए। स्टॉकहोम खेलों के बाद से ही ओलंपिक खेलों में एथलीटों के निजी तौर पर भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। ब्रिटेन के सैनिक अफसर आर्नल्ड जैक्सन को राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन निजी तौर पर भाग लेते हुए उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। जब 1920 में एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुए, फुटबॉल में मेजबान बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया का मुकाबला हुआ, तो बेल्जियम ने पहले ही हाफ की शुरुआत में ही 2 गोल की बढ़त बना ली। इसके बाद चेक खिलाड़ियों ने मारधाड़ शुरू कर दी। जब हाफ टाइम से कुछ पहले रेफरी ने चेक रक्षक कॉरेल स्टीनर को हिंसक टैकल के लिए बाहर भेजा, तो पूरी चेक टीम भी विरोधवश उनके साथ बाहर चली गई। नतीजा यह हुआ कि बेल्जियम को विजयी घोषित किया गया। गुस्साई भीड़ ने मैदान में घुसकर चेक झंडा फाड़ डाला और अपने खिलाड़ियों को कंधों पर बैठाकर बाहर लाए। 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए, तो जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने इन खेलों का इस्तेमाल नात्सी विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए किया। उनकी सोच थी कि श्वेत चमड़ी के आर्यन जर्मन क्षमता में दूसरे देशों के एथलीटों से बेहतर थे। उनकी ये सोच गलत साबित हुई जब काली चमड़ी के अमरीकी जेसी ओवेंस ने एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण पदक जीते। यही नहीं, 400 मीटर में आर्ची विलियम्स, 800 मीटर में जॉन वुडरफ और ऊंची कूद में कॉर्नेलियस जॉनसन विजयी रहे। ये सारे खिलाड़ी भी अश्वेत थे। हिटलर के करीबियों में से एक गोबल्स ने अपनी डायरी में इन जीतों को कलंक की संज्ञा दी। 1936 के ही ओलंपिक खेलों की मैराथन दौड़ में जब 2 कोरियाई खिलाड़ियों सोन की सुंग और नैम संग योंग ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते, तो जापानी राष्ट्रगान बजाया गया, क्योंकि उस समय कोरिया पर जापान का अधिकार था। के लेनाज ने जर्नल ऑफ ओलंपिक हिस्ट्री में लिखा, इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने सिर झुकाकर
अपने शांतिपूर्वक विरोध का इजहार किया। यही नहीं, जापान ने इन दोनों खिलाड़ियों को झूठे जापानी नाम कितेई सोन और शार्यू नान देकर ओलंपिक खेलों में शामिल कराया था। जब ये खिलाड़ी स्वदेश लौटे तो कुछ स्थानीय अखबारों ने इनकी तस्वीर छापी, जिसमें जापानी झंडे को हटा दिया गया था। जापान सरकार ने इसकी सजा इन अखबारों के संपादकों को गिरफ्तार करके दी। इसी तरह का वाकया 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम के साथ हुआ, जब उनके स्वर्ण पदक जीतने के बाद ब्रिटेन का राष्ट्रगान बजाया गया और यूनियन जैक ऊपर गया। लेकिन कम लोगों को पता है कि फाइनल मैच शुरू होने से पहले टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता ने अपनी जेब से कांग्रेस का तिरंगा झंडा निकालकर भारतीय खिलाड़ियों में जोश भरा था। सारे खिलाड़ी उस झंडे को सैल्यूट कर मैदान में उतरे थे और उन्होंने जर्मनी की हॉकी टीम को 8-1 से हराया था। 50 के दशक से 80 के दशक तक शीत युद्ध का असर ओलंपिक खेलों में दिखाई देने लगा था। जो देश एक दूसरे से वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो एक दूसरे पर दूसरे रास्तों, खासतौर से खेलों के जरिए हावी होने की कोशिश कर रहे थे। खेलों में राजनीति के प्रवेश का चलन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक से हुआ, जब सोवियत संघ और हंगरी के बीच हुए वाटर पोलो मैच में दोनों देशों के खिलाड़ी आपस में इतना लड़े कि खूनो खून हो गए। इस मैच को ब्लड इन द वाटर की संज्ञा दी गई। इससे पहले सोवियत संघ ने हंगरी में अपनी सेनाएं भेज दी थी। इन्हीं खेलों में इस्राएल की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए अरब देशों ने खेलों का बहिष्कार किया। वर्ष 1976 में न्यूजीलैंड द्वारा अपने देश की रग्बी टीम को दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने की अनुमति दिए जाने के विरोध में अफ्रीकी देशों ने मॉन्ट्रियल ओलंपिक का बॉयकॉट किया। 1980 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने के विरोध में लगभग 65 पश्चिमी और अमेरिका के मित्र देशों ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। 12 साम्यवादी देशों ने 1984 के लॉस एंजलिस खेलों का बहिष्कार कर इसका हिसाब चुकता किया। 1948 में लंदन में हुए ओलंपिक खेल चूंकि दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद हो रहे थे, इसलिए आयोजकों के पास धन की बहुत कमी थी। इन खेलों को ऑस्टेरिटी गेम्स की संज्ञा दी गई। आयोजन समिति ने ऐलान किया कि वो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को साबुन तो उपलब्ध करा देगी, लेकिन उन्हें तौलिए अपने घर से लाने होंगे। ये बात आज शायद सुनकर अजूबी लगे कि स्पर्धा के बाद इस्तेमाल की गई फुटबॉल, बास्केटबॉल और दूसरे खेल उपकरणों की नीलामी की जाती थी, जिससे कुछ धन अर्जित किया जा सके। 1984 में टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका को उसकी नस्ल भेद की नीति के कारण ओलंपिक खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में जाकर दक्षिण अफ्रीका की ओलंपिक खेलों में वापसी हुई। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता लेकर इन खेलों में भाग लिया। 1984 के 3000 मीटर महिला स्टीपल चेज प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की एथलीट जोला बर्ड ने ब्रिटेन की नागरिकता लेकर खेलों में भाग लिया था। यह अलग बात है कि वो कोई पदक नहीं जीत पाई थी, क्योंकि उनकी एक दूसरे एथलीट से टक्कर हो गई थी, जिसके कारण वो गिर गई थी। 60 के दशक से ही ओलंपिक खेलों का पूरी दुनिया में व्यापक स्तर पर टेलीविजन प्रसारण शुरू हो गया था। 1968 के मैक्सिको खेलों में 2 काले अमेरिकी एथलीटों टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 200 मीटर की दौड़ जीतने के बाद विनर्स पोडियम पर ब्लैक पावर सैल्यूट किया। उन्होंने अमेरिका में अश्वेतों की बराबरी के लिए हो रहे संघर्ष के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए ऐसा किया। वो उस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। 30 वर्ष बाद अपनी आत्मकथा साइलेंट जेस्चर में टॉमी स्मिथ ने सफाई दी कि उनकी वो हरकत ब्लैक पावर सैल्यूट न होकर मानवाधिकार सैल्यूट थी। इस स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई एथलीट पीटर नॉर्मन ने भी उनके समर्थन में अपनी बांह पर काली पट्टी बांधी थी। इन 2 अमेरिकी धावकों की इस हरकत को दर्शकों ने पसंद नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उन पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें वापस अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन ओलंपिक समिति ने उनसे उनके पदक नहीं छीने। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फलस्तीनी चरमपंथियों ने ओलंपिक गांव पर हमला कर
इस्राएली टीम के सदस्यों को बंधक बना लिया। ये चरमपंथी एथलीटों के वेश में ओलंपिक गांव में घुसे थे। जब जर्मन सुरक्षा बलों ने इन एथलीटों को छुड़ाने की कोशिश की तो इस्राएली दल के 11 सदस्य, 5 चरमपंथी और 1 सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इसके बाद से ओलंपिक खेलों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई। इसके बाद जिन जिन देशों को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली, वहां के राजनीतिक हालातों को देखकर उनकी मेजबानी का विरोध किया गया। उदाहरण के लिए, जब 2008 में चीन को ओलंपिक खेल मिले तो कई लोगों ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना की। 90 के दशक में इस बात पर बहुत विवाद पैदा हो गया जब पता चला कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने के लिए कुछ सदस्य वोट देने के लिए रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत ही नहीं, ओलंपिक खेलों में मैच फिक्सिंग के भी आरोप सामने आए। मोएरा बटरफील्ड ने अपनी किताब ओलंपिक स्कैंडल्स में लिखा, 1988 के सोल ओलंपिक खेलों में वेल्टरवेट मुक्केबाजी के फाइनल में अमेरिकी मुक्केबाज रॉय जोन्स दक्षिण कोरियाई मुक्केबाज पाक सी हुन से पराजित हो गए। हालांकि दर्शक और बॉक्सिंग के पंडितों ने साफ देखा कि अमेरिकी मुक्केबाज कोरियाई मुक्केबाज से बेहतर था और उसकी जीत निश्चित दिखाई दे रही थी। बाद में कुछ खोजी पत्रकारों ने पता लगाया कि एक दक्षिण कोरियाई अरबपति ने कोरियाई मुक्केबाज को जितवाने के लिए एक जज को रिश्वत दी थी। बाद में एक जज ने स्वीकार भी किया कि उसने इस मुकाबले की स्कोरिंग में कुछ गलती की थी। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन ने भी कई ओलंपिक प्रतियोगियों को शर्मसार किया। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में डेनमार्क का एक साइकिलिस्ट नर्ड एनमार्क जेनसन 100 किलोमीटर की दौड़ में साइकिल चलाते चलाते गिर गया और उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो मौत का कारण लू लगना बताया गया, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उनके शरीर में प्रतिबंधित दवा एम्फेटेमाइन के अंश पाए गए थे। 1968 में स्वीडिश एथलीट हांस गनर लिजेनवॉल को पेंटाथलन स्पर्धा से पहले 2 पाइंट बियर पीने के आरोप में डिस्क्वालीफाई किया गया था। 1972 ओलंपिक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को रोकने के लिए ड्रग परीक्षण शुरू किए। 1988 के सोल ओलंपिक में कनाडा के बेन जॉनसन ने 100 मीटर दौड़ में न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन उनके मूत्र के परीक्षण से पता चला कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का सेवन किया है। उनसे न सिर्फ उनके पदक छीने गए बल्कि तुरंत उनके देश रवाना कर दिया गया। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतने वाली मारियन जोन्स के पदक ड्रग परीक्षण के बाद उनसे छीन लिए गए और उनके बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई। 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में 15 एथलीट प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते पकड़े गए। यहां तक कि घुड़सवारी स्पर्धा में कुछ घोड़ों तक को प्रतिबंधित दवाएं पिलाई गई थी। 2012 के लंदन ओलंपिक में भी यह सिलसिला रुका नहीं। रूस के 41 खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। 2016 के रियो ओलंपिक में जब रूस ने 389 सदस्यीय दल का ऐलान किया तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इनमें से सिर्फ 278 नामों को मंजूरी दी और 111 रूसी खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लेने दिया गया। इसके अलावा 8 प्रतियोगियों को स्पर्धा से पहले हुए ड्रग टेस्ट में फेल होने के कारण भाग नहीं लेने दिया गया, जिसमें भारत के पहलवान नरसिंह यादव भी थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।